जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद और आज हम चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स करने लगे। तो सबसे पहला हमारा जो न्यूमेरिकल है वो है 2.1। इस न्यूमेरिकल में वो कह रहे हैं सपोज इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जी एक्सिस, ये तीन एक्सिस ज़्यादा से ज़्यादा हम इनकी बात करते हैं। A vector A has its tail at the point A -2 -3। अब पॉइंट A के दो कोऑर्डिनेट्स है, इसका मतलब है ये एक्स वाई प्लेन में है, यानी प्लेन वाला पॉइंट है ये। इसी तरह एंड इट्स टिप एट पॉइंट B 3 9। पॉइंट B के भी दो कोऑर्डिनेट्स हैं, इसका मतलब है ये भी प्लेन में है। पॉइंट B के दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव हैं, पॉइंट A के दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हैं, इसका मतलब है पॉइंट A थर्ड क्वाड्रेंट में है और पॉइंट B फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। डिटर्मिन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। बड़ा सिंपल न्यूमेरिकल है। सबसे पहले हम इसमें डाटा देख लेते हैं। डाटा में हमारे पास क्या कुछ है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। इसके अलावा हमने फाइंड क्या करना है, ए और बी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है इसे मैं आगे चल के वेक्टर ए से भी जाहिर करूँगा। ए और बी के दरमियान एक वेक्टर ए मैं फ़र्ज़ करूँगा, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है इसे मैं वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड से जाहिर कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे ए लिख के ऊपर मैंने एरो नहीं लगाया, इसका मतलब है मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। हम छोटी सी डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम के बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। फर्ज कर ले हमारे पास दो एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। दरमियान में इन्होंने एक दूसरे को ओरिजिन पे कट किया। फर्ज कर ले हम ओरिजिन भी मेंशन कर लेते हैं। जी, ये आपके पास ओरिजिन है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। इसी तरह इस तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे वाली साइड पे नेगेटिव वाई एक्सिस। पॉइंट ए के दोनों कोऑर्डिनेट्स जो है ये नेगेटिव है, इसलिए मैं फर्ज कर लेता हूँ पॉइंट ए जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, -2 -3, और पॉइंट बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 9। पॉइंट ए के लिए हम फर्ज कर लेते हैं कि पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम R1 से जाहिर कर लेते हैं। ये फर्ज कर लें पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है और पॉइंट बी का जो पोजीशन वेक्टर है उसे मैं R2 से जाहिर कर लेता हूं। ओके जी, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर R1 है, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर R2 है। पोजीशन वेक्टर के बारे में हमने अपने टॉपिक में पढ़ा हुआ है। पोजीशन वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसकी टेल ओरिजिन से स्टार्ट होती है और हेड उस पॉइंट पर होता है जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम फाइंड कर रहे हैं। तो R1 भी हो गया, R2 भी हो गया। इसके अलावा मैं ऐसा करता हूँ, वेक्टर ए फर्ज करता हूँ जिसकी टेल ओरिजिन पे है, टेल पॉइंट ए पे है और हेड पॉइंट बी पर है। टेल पॉइंट ए पर है और हेड पॉइंट बी पर है, क्योंकि इसका जिक्र क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आप गौर करें उसने किया हुआ है कि एक वेक्टर है जिसकी टेल ओरिजिन पे है और हेड पॉइंट जिसकी टेल पॉइंट ए पर है और हेड पॉइंट बी पर है। ये है वेक्टर ए। अब आप गौर करें, अगर हम डायग्राम को देखें तो हेड टू टेल रूल को यूज करते हुए हमें नजर आ रहा है कि R1 और A ये दोनों ऐड हो रहे और रिजल्टेंट कौन सा है, रिजल्टेंट R2 है। ये आपको डायग्राम से नजर आ रहा है।
याद रखें रिजल्टेंट की पहचान ये है कि इसकी टेल टेल से मिली होगी और हेड हेड से मिला होगा। आप गौर करें, R2 की टेल R1 की टेल से मिली हुई है और R2 का हेड वेक्टर ए के हेड से मिला हुआ है। ये बात तो हमें समझ आ गई। अब न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कुछ बुनियादी चीजें हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे फर्स्ट कर ले पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स है -2 -3, इसका हमने नाम रख दिया R1 और पोजीशन वेक्टर जो है उसके फॉर्मूला भी आपने पढ़ा हुआ है पोजीशन वेक्टर के लिए, AI + BJ। अब इसमें x कोऑर्डिनेट है -2 के साथ I आ जाएगा, ये x कंपोनेंट बन गया, और y कोऑर्डिनेट है -3 के साथ j आ गया, ये y कंपोनेंट बन गया। इसको आप दिल करें तो इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हैं। इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी जिसके दो कोऑर्डिनेट्स 3 और 9 हमने फर्ज किए हुए, इसको हमने R2 से जाहिर किया हुआ है और कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक ये वेक्टर क्या बनेगा 3i + 9j। ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। अब डायग्राम में हमने वेक्टर ए फर्ज कर लिया क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक, जिसकी टेल पॉइंट ए पर और हेड पॉइंट बी पर है। हेड टू टेल रूल की मदद से हम लिख सकते हैं फ्रॉम हेड टू टेल रूल की मदद से, जैसे मैं अभी आपको समझा रहा था, हम देख सकते हैं कि R1 और वेक्टर ए ये दोनों ऐड हो रहे हैं और रिजल्टेंट कौन सा है R2। तो मैं इस तरह से इक्वेशन बना सकता हूं। और अगर मैं R1 को राइट हैंड साइड पे ले जाऊं तो वेक्टर ए मेरे पास आ जाएगा R2 वेक्टर -R1 वेक्टर। ये जो फाइनल फॉर्मूला आपके पास आया है, जिसमें अभी हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, इस फॉर्मूला से एक और चीज हमें समझ आ रही है कि जब भी हमने इस तरह से फॉर्मूला लिखना है किसी भी वेक्टर के लिए, हम बड़ी आसानी से फॉर्मूला लिख सकते हैं, जिसमें वो फॉर्मूला इस तरह से बनेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल। अब गौर करें, R2 किसका पोजीशन वेक्टर है? पॉइंट बी का, और पॉइंट बी वेक्टर ए का हेड है। इसी तरह R1 किसका पोजीशन वेक्टर है? पॉइंट ए का, और पॉइंट ए वेक्टर ए का टेल है। तो ये आपने वैसे ही मेमोराइज करने के लिए ये मैंने लिखा है येलो कलर में। अब मैं मैग्नीट्यूड यहां पे लिखने लगा हूं। चूंकि हमने डिस्टेंस निकालना था, किस किस के दरमियान डिस्टेंस निकालना था? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ये हमने निकालना था, और ये असल में वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड के इक्वल है। मैग्नीट्यूड का मतलब भी तो डिस्टेंस ही होता है ना। और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है अपनी थ्योरी में, इस पूरे चैप्टर में ये हम काफी दफा पढ़ते आए हैं। एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। तो एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड यहां पर क्या है वो तो अभी हमने फाइंड ही नहीं की, वो हम फाइंड करने जा रहे हैं यहां से। जरा गौर से देखिएगा, R2 की वैल्यू पुट करें। R2 कितना था? 3i + 9j, और R1 कितना था? -2i - 3j। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास बनेगा 3i + 9j। अब बाहर चूंकि नेगेटिव है तो अंदर ये पॉजिटिव हो जाएंगे, +2i हो जाएगा,
और जो 3j के साथ नेगेटिव साइन है वो भी बाहर वाले नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से ये बन गया। और अगले स्टेप में आप 3i और 2i को ऐड करें, ये बन जाएगा 5i, और 9j और 3j को ऐड करें तो आपके पास बनेगा 12j। इसको मैं जस्ट हाईलाइट करने के लिए यहां पे इस तरह से लिख देता हूं। ये आपके पास वेक्टर a आ गया था और नीचे अब हम इसकी मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं जो पॉइंट a और b के दरमियान डिस्टेंस है। a की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए x कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी i का कोफिशिएंट क्या है 5 का स्क्वायर, प्लस j का कोफिशिएंट क्या है 12 का स्क्वायर आ गया। इसको सिंप्लीफाई करें 25 प्लस 144 और ये बन जाएगा 169 और स्क्वायर रूट लेने पे आपके पास आएगा 13। अब चूंकि हमें उसने ये नहीं बताया कि डिस्टेंस का यूनिट कौन सा लिखना है, मीटर में लिखना है, सेंटीमीटर में लिखना है, कौन सा लिखना है, तो हम यहां पे सिर्फ यूनिट्स भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी का आंसर आ गया। ये है हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूं इसकी समझ आपको आ गई होगी। क्योंकि पहला न्यूमेरिकल है, इस पे मैंने टाइम थोड़ा ज़्यादा लगाया है। आगे हम थोड़ा सा तेज़ी से करेंगे क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको डिस्कस करके समझा दी। जी, सेकंड न्यूमेरिकल में वो कह रहे हैं अ सर्टेन कॉर्नर ऑफ अ रूम इज सिलेक्टेड एज द ओरिजिन ऑफ अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम if an insect is crawling on an adjacent wall at a point having coordinates 2 and 1 where the units are in meters। यहाँ पे उसने बता दिया कि आपने यूनिट डिस्टेंस का जो है वो मीटर में लिखना है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ इंसेक्ट फ्रॉम दिस कॉर्नर ऑफ रूम। ऐसा करता हूँ, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मैं फर्ज करता हूँ और उसके मुताबिक आपको समझाता हूँ कि वो क्या कहना चाह रहा है। फर्ज करें एक ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में फर्ज कर लेता हूं और ये वर्टिकल एक्सिस। वैसे उसने रूम के कॉर्नर की बात की है। अगर आप रूम के किसी भी एक कॉर्नर की बात करें तो एक तरफ जो एज है उसे हम एक्स एक्सिस कह सकते हैं, वर्टिकल को वाई एक्सिस कह सकते हैं और जो आउटवर्ड होता है उसे जी एक्सिस कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि उसने एक वॉल की बात की है तो हम 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ही फर्ज करेंगे और हमारा काम चल जाएगा। फ़र्ज़ कर लें ये सामने हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने जैसे बना दिया। फ़र्ज़ कर लें ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये रूम का वो कॉर्नर है जिसकी वो बात कर रहा है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। जिस दीवार की वो बात कर रहा है वो फ़र्ज़ कर लें ये वाली वॉल है जहाँ इस जगह पे कोई इंसेक्ट है और इस इंसेक्ट की जो पोजीशन है उसे आप पॉइंट P से जाहिर कर सकते हैं और पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स उसने बताए हैं 2 and 1। अब दोनों पॉजिटिव थे तो इसलिए मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही इंतखाब किया। अब वो ये कह रहा है कि ओरिजिन और पॉइंट P यानी रूम के कॉर्नर और पॉइंट P तक का डिस्टेंस बताएं। हम क्या करेंगे, हम ओरिजिन से एक पोजीशन वेक्टर फर्ज करेंगे। डेटा वगैरह मैं लिख लेता हूँ लेकिन अभी आपको एक ही दफ़ा समझा दूँ। ओरिजिन से हम एक पोजीशन वेक्टर फर्ज करेंगे जो यहाँ तक आ रहा होगा पॉइंट P तक। ठीक है, ये बेसिकली पोजीशन वेक्टर है जो हमने फर्ज कर लिया। पोजीशन वेक्टर का हेड जो है वो यहाँ पे होना चाहिए पॉइंट P पे। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर है। हम पहले पोजीशन वेक्टर फाइंड करेंगे, बाद में हम पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और यही मैग्नीट्यूड ओरिजिन O यानी कॉर्नर ऑफ रूम और पॉइंट P यानी इंसेक्ट तक का डिस्टेंस होगा। अब मैं डाटा में सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। डाटा में हमारे पास सबसे पहले तो आ जाएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट 2 1। उसके बाद फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द गिवन कॉर्नर जिसे हम R यानी पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड से जाहिर कर रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। और ये हमारी कैलकुलेशंस हैं। फर्ज कर लें लेट द कॉर्नर इज द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट इज गिवन बाय। पोजीशन वेक्टर का जनरल फार्मूला यही होता है ना,
r इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे। अब यहाँ ए आई प्लस बी जे की जगह हम पोजीशन वेक्टर के लिए वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए ए की जगह 2 है क्योंकि पॉइंट्स के जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स 2 एंड 1 है, ये बन जाएगा 2i प्लस 1j। बी की जगह 1 आ गया तो आप 1j लिखें या खाली j लिखें, एक ही बात है। अब आप इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लें। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर। j का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 4 + 1 स्क्वायर रूट और 5 का स्क्वायर रूट, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2.2 मीटर आंसर आ जाएगा। मीटर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने बता दिया था कि आपने यूनिट्स को मीटर में लिखना है, 2.2 मीटर। और यही है डिस्टेंस, रिक्वायर्ड डिस्टेंस, यही है रिक्वायर्ड डिस्टेंस। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब मैं इसको बॉक्स में लिख देता हूं। ओके, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल नंबर 3 में कह रहा है व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए 4i + 3j। ये वेक्टर है और हमें इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। डेटा में आपके पास वेक्टर आ गया, फाइंड क्या करना है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को ए वेक्टर की बजाय ए हैट से जाहिर करते हैं। यहाँ गलती से ऐसा लिखा गया है, ये असल में ए हैट है। ठीक है, ए हैट हमने फाइंड करना है, बड़ा सिंपल है। आप क्या करेंगे, आप इसमें जी ये बेसिकली फॉर्मूला है जो हम यूज करेंगे। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। देखिए ऊपर वेक्टर आ गया एज इट इज 4i + 3j, और नीचे इसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड हम लिख देंगे। हम जानते हैं मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, और इसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया, इसको 4i + 3j तो ऐसे ही लिख दिया, और नीचे 16 + 9 हो जाएगा, और 16 + 9 25 होता है। 25 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास 5 बचेगा। तो ये आपके पास 4i + 3j डिवाइडेड बाय 5, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा यूनिट वेक्टर का, जिसको मैं बॉक्स में लिख देता हूं। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, न्यूमेरिकल 2.4, जिसमें वो कह रहा है 2 पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट r1। एक पार्टिकल जो है उसकी पोजीशन वेक्टर की वैल्यू उसने बता दी है, दूसरा पार्टिकल भी उसके पोजीशन वेक्टर की वैल्यू बता दी है। वो कह रहे हैं फाइंड बोथ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r2 - r1, यानी एक हमने वेक्टर फाइंड करना है r2 - r1, और बाद में इसकी मैग्नीट्यूड भी निकालनी है और इसकी डायरेक्शन भी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओरिएंटेशन का मतलब डायरेक्शन ही होता है। तो ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, बड़ा सिंपल है, मुश्किल नहीं है। ओके, इसको सबसे पहले तो मैं डाटा लिख लेता हूँ। डाटा में आपके पास क्या कुछ आ जाएगा, r1 3i + 7j, r2 - 2i + 3j, ये दोनों वेक्टर गिवन थे। उसके बाद हम एक काम करते हैं, एक पोजीशन वेक्टर r के नाम से एक वेक्टर फर्ज कर लेते हैं जो किसके इक्वल होगा, r2 - r1, क्योंकि उसने r2 - r1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए ही हमें बोला है। और जब आप यहाँ पे r2 और r1 की वैल्यूज पुट करेंगे तो एक नया वेक्टर आ जाएगा, वो अभी मैं आपको करके बताता हूँ। फिर हमने क्या करना है, फाइंड क्या करना है, r की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करनी है, ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। ओके जी, कैलकुलेशंस में सबसे पहले तो हम r वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, r वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, r वेक्टर फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखिए r वेक्टर आपके पास आ जाएगा, r2 किसके इक्वल था,
-2i प्लस 3j, ये R2 पुट कर दिया, और R1 किसके इक्वल है? 3i प्लस 7j। अब नेगेटिव साइन को जब मैं खत्म करूंगा तो अंदर वाले सारे साइन उलट जाएंगे। ब्रैकेट ओपन की, -3i बन गया और 7j भी माइनस में आ गया, -7j। अब -2i है और -3i भी तीसरे नंबर पे आपको लिखा नजर आ रहा है, ये बन जाएगा -5i। दूसरे नंबर पे 3j और चौथे नंबर पे -7j है, तो इनको सॉल्व करेंगे तो -4j आपको बचेगा। ये आपको R वेक्टर मिल गया, जिसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब इस R वेक्टर की हमने मैग्नीट्यूड निकालनी है और डायरेक्शन निकालनी है। बड़ा सिंपल है। अब इस R वेक्टर की हमने मैग्नीट्यूड निकालनी है और डायरेक्शन निकालनी है। बहुत सिंपल है ये। सबसे पहले मैं मैग्नीट्यूड की हेडिंग लिख देता हूं। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है? स्क्वायर रूट के अंदर i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अब i का कोफिशिएंट यहां पे -5 था, उसका स्क्वायर करेंगे, ये बनेगा 25, और -4 का स्क्वायर क्या बनेगा? 16। इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो 41 का स्क्वायर रूट आएगा, और 41 का स्क्वायर रूट आपको आंसर देगा 6.4। तो ये आपका पहला आंसर आ गया मैग्नीट्यूड का, जिसको हम बॉक्स में लिख लेते हैं। ये आपका पहला आंसर आ गया। इसके बाद हमने फाइंड करनी है डायरेक्शन। डायरेक्शन या ओरिएंटेशन। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए जैसे चैप्टर के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था, सबसे पहले तो हम फाई एंगल फाइंड करते हैं। फाई एंगल फाइंड करने के लिए tan इनवर्स ऊपर y कंपोनेंट और नीचे x कंपोनेंट की जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो पॉजिटिव ही पुट करते हैं, यानी यहां पे कोई नेगेटिव साइन यूज नहीं करते। तो आप गौर करें, tan इनवर्स ये जो वेक्टर r है इक्वेशन नंबर 1, इसका जो y कंपोनेंट है उसकी मैग्नीट्यूड 4 है और x कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड 5 है। जब आप ये पुट करेंगे और इनकी रेशो लेने के बाद tan इनवर्स करेंगे तो आपके पास जो सबसे पहले फाई का आंसर आएगा वो आएगा 39 डिग्री। ये फाई का आंसर आ गया। फिर आप ये देखेंगे कि वेक्टर को जरा गौर से देखें। इक्वेशन नंबर 1 में x कंपोनेंट भी नेगेटिव है और y कंपोनेंट भी नेगेटिव है। इसका मतलब है ये वेक्टर a किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? R इज इन, दोनों नेगेटिव है ना, इसका मतलब है ये थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि थीटा किसके इक्वल होता है? 180 प्लस 5, और यही थीटा एंगल हमें रिक्वायर्ड है। ये थीटा असल में पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनने वाला एंगल होता है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनने वाला एंगल। ओके, 180 प्लस y की जगह आप लिखेंगे 39, और इस तरह से आपका फाइनल आंसर आएगा 219 डिग्री। दिस इज थीटा, यानी ओरिएंटेशन ऑफ द वेक्टर r विद पॉजिटिव x एक्सिस। ये दो आपके आंसर हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बहुत अच्छी समझ आ गई है जी। तो न्यूमेरिकल नंबर 5 में वो कह रहा है इफ अ वेक्टर b इज एडेड टू वेक्टर a, यानी a प्लस b की वो बात कर रहा है। तो वो कह रहा है, फिर आंसर आता है 6i प्लस j, एंड इफ b इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम a, यानी a माइनस b की वो बात कर रहा है, फिर आंसर आता है -4i प्लस 7j। वो कह रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a। हमने वेक्टर a की मैग्नीट्यूड निकालनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाटा लिख लेते हैं। डाटा में क्या कुछ है? a वेक्टर प्लस b वेक्टर गिवन है, a माइनस b वेक्टर भी गिवन है। ये दोनों वैल्यूज हमने लिख ली। फाइंड क्या करना है? वेक्टर a की मैग्नीट्यूड।
अब इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने पे आप गौर करें, लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 1 पे है a प्लस बी और इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड है a माइनस बी। इसी तरह इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड है 6i प्लस j और इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड है -4i प्लस 7j। अब ये -4i जारी बात है, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 6i के साथ 6i और -4i क्या बचेगा, 2i बच जाएगा और j और 7j ये ऐड होके बना देंगे 8j। लेफ्ट हैंड साइड पे एक भी पॉजिटिव है और दूसरा भी नेगेटिव है तो क्या होगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए तो वेक्टर a और वेक्टर a दोनों ऐड हो जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2a आ गया। अब राइट हैंड साइड पे 2 कॉमन आ रहा है और ब्रैकेट के अंदर i प्लस 4j आपको मिल गया और लेफ्ट हैंड साइड पे 2a एज इट इज। अब यहां भी आप क्या करेंगे, यहां भी आप ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब वेक्टर a आपके सामने है, अब सिंपली हमने क्या करना है, हमने वेक्टर a की मैग्नीट्यूड निकाल देनी है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, और मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है, इससे पहले भी हम कर चुके हैं। a के ऊपर से एरो खत्म कर दिया, यहां स्क्वायर रूट आ गया, i का कॉफिशिएंट यानी x कंपोनेंट का स्क्वायर, i का कॉफिशिएंट 1 है, j का कॉफिशिएंट यानी y कंपोनेंट का स्क्वायर, ये आपके पास 4 का स्क्वायर आ गया, 1 प्लस 16 सारे का स्क्वायर रूट और इस तरह से 17 का स्क्वायर रूट और ये बन जाएगा 4.1। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 4.1 वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड। सो ये है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5 का आंसर।